ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक। और क्या ही बात है, सजाद अली साहब ही इज़ माय फेवरेट सिंगर। और उनकी आवाज़ जिन अल्फाज को छू जाए वो अल्फाज अमर हो जाते हैं। बस सजाद अली के हवाले से इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इसी तरह के एक आज आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जब वो पेंटिंग करना शुरू करते हैं और उनके जहन में जो कुछ भी आता है तो वो उसको इतनी खूबसूरती से तख्लीक देते हैं कि वो पेंटिंग की अगर ज़ुबान होती तो वो खुद भी उनको कहती थैंक यू सो मच, आपने मुझे बनाया। सो एनीवेज, क्विकली आपका हम तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली। और डॉक्टर मोहम्मद अली के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये एक फिजिकल थेरेपिस्ट तो हैं ही, एक टीचर भी हैं। इसके अलावा वो पब्लिक हेल्थ के हवाले से पब्लिक स्पीकर हैं, एक थिएटर एक्टर हैं। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी वजह शोहरत है उनका आर्ट से लगाव, उनकी पेंटिंग्स। और इस वक्त मुबारक्स आर्ट के नाम से अगर आप गूगल करें तो माशाल्लाह आपको उनकी ज़बरदस्त बल्कि अछूती हुई जो पेंटिंग्स और आर्ट्स के नमूने हैं वो दिखाई देंगे। और अपने इसी पैशन की वजह से उन्होंने अभी हुआ था इंटरनेशनल वर्ल्ड लेजर 2020 में इंटरनेशनल वर्ल्ड लेजर यूथ एम्बेसडर आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट, जिसमें आर्टिस्ट कैटेगरी में इन्होंने पहली पोजीशन भी हासिल की। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम के साथ लगे हुए हैं। कम वक्त की वजह से चाहूंगी कि अब मजीद जो बातें हैं वो डॉक्टर मुबारक मोहम्मद से होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। अच्छा ठीक है, वापस ले लूं तारीफ? ले अच्छा ठीक है, आप बदले में मेरी तारीफें कर दीजिएगा ना। जी, थोड़ा सा माइक अगर आप अपने करीब कर लें तो मेरे लिए बेहतर होगा। जी, माशाल्लाह डॉक्टर मुबारक मोहम्मद, मैं आपका काम देख रही थी, ये फिजिकल थेरेपिस्ट और ये फाइन आर्ट ये मुझे पहले जरा कॉम्बिनेशन समझाइए कि व्हाट इज दिस। बेसिकली ये जो है वो काफ़ी लोगों का सवाल है कि ये कैसे जो है वो एक साथ काम कर रहा है। बेसिकली ये एक लाइफ जर्नी है जिसके पीछे कुछ स्टोरी है कि मैं कैसे जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट बना और कैसे मैं फाइन आर्ट्स की तरफ आया। अगर हम बैक इन द टाइम ऑफ 15 ईयर्स अगर हम बैक चले जाएं तो आपको भी पता है कि आर्ट का इतना ना तो रुझान था और ना इतना स्कोप था और ना लोगों के दरमियान इतनी कोई एक गाइडेंस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था जी। बचपन से ही मेरे अंदर जो है वो एक आर्ट स्किल्स मौजूद थी और मैं आर्ट वगैरह करता भी था जी। और स्कूल लेवल पे, इंटर कराची के लेवल पे मैं कॉम्पिटिशन्स विन भी कर चुका हूँ। बट अगेन वही वाली बात है, उस टाइम पे मैं क्लास 8 में था और टीचर्स या किसी ने कोई होता है ना कि प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपकी स्किल पहचान करके आपको इस रूट की तरफ जाना चाहिए। तो डेफिनेटली जो सब करते हैं, मैंने भी बस आर्ट को एज अ हॉबी समझता था कि शायद ये हॉबी ही होती है। और फिर जो है वो इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब कि इसको एक थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया और फिर सबकी तरह जो टाइम का काम। हाँ, फिर जो है वो एक होता है कि सभी मेडिकल ले लेते तो हमने भी मेडिकल ले लिया। अच्छा ठीक हो और गया। उसके बाद जो है और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट था तो मेडिकल में भी लाइक ऐसा नहीं था कि मुझे समझ नहीं आता था, समझ भी आता था। कोई ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कोई कमजोरी हो तो कि बंदा सोचे। में भी तो तस्वीरें होते हैं, दिल, फेफड़े, जिगर, दिमाग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज जो है ना वो एक चीज जो मैं बचपन से किया करता था, जो कि ड्राइंग की क्लास हो या आर्ट की क्लास हो या साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, जहाँ तस्वीरें बनानी होती थी तो वहाँ फिर वो मेरी स्किल निकलती थी और डेफिनेटली वो सामने पता चलती थी कि ये जो है आर्टिस्टिक स्किल्स इनके अंदर मौजूद है। और फिर जो है वो फिजिकल थेरेपी मैंने यूँ ले ली कि उस टाइम पर जो है ना वो मेडिकल फील्ड में से कुछ लेना ही था। तो उस ज़माने में जो है वो क्रिकेट का हमें बड़ा शौक था जी। तो हमने क्रिकेट को जो है ना वो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी से सोच के हमने सोचा कि चलें क्रिकेट का शौक है तो हम कोई ऐसी फील्ड ढूंढते हैं जो कि इससे थोड़ा सा नियर हो। राइट। बट अगेन आज भी मैं वही सोचता हूँ कि आर्ट की तरफ उस टाइम पर दिमाग ना गया और ना किसी ने ले जाने की कोशिश की कि आपका लाइक उस तरफ भी कुछ होना चाहिए। वही होता था मेडिकल
या इंजीनियरिंग। टिपिकल वो एक हमारी जो एक सोच होती है। तो बस फिर मैंने जो है वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फिजिकल थेरेपी का प्रोग्राम स्टार्ट किया। और इत्तेफाक से ज़िंदगी में जो है वो कभी मैं एकेडमिकली पोजीशन होल्डर नहीं रहा था, बट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में जो डीपीटी का प्रोग्राम था वहाँ मैं अचानक से टॉपर बन गया। वाह, वंडरफुल जी। तो थर्ड ईयर में जाकर मुझे अचानक से जो ख्याल आया कि मुझे जो है वो आर्ट, जो मेरी आर्ट है उसका एक पेज बनाना चाहिए फेसबुक पर। तो वहीं से जो है वो ये नाम जन्म लेता है, मुबारक्स आर्ट। ऑलराइट एवरीवन, हम आ चुके हैं वापस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। और म्यूजिक ब्रेक इसलिए शामिल नहीं की क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मेहमान हमारे साथ 1 बजे तक मौजूद हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनसे बातचीत हो जाए, क्योंकि आज उनको जिस लिए ख़ास तौर पर जिस लिए बुलाया गया है वो ये कि इन्होंने आर्ट की एक बहुत खूबसूरत फॉर्म तख्लीक की है, एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्म के ये बानी हैं जो कि वो ये खुद ही बताएंगे। और इसलिए बुलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे पाकिस्तानी जब कुछ डिफरेंट काम करते हैं तो छूलो आसमां हमेशा वो प्लेटफॉर्म होता है जो कोशिश करता है कि ऐसे लोगों को प्रोग्राम में ज़रूर बुलाया जाए जो कुछ डिफरेंट और कुछ अच्छा करते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करते हैं। सो कमिंग बैक टू यू डॉक्टर मुबारक, आप ये बताइएगा कि आपने, चलें वो टिपिकल फैमिली वाले तो सीन हो गए, हाँ जी डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, बट आपने कहा कि आपको बचपन से ही पता था कि आपके अंदर एक आर्ट की इंस्टिंक्ट है। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने उस अपनी आर्टिस्टिक जर्नी को सीरियस लिया और आपने कहा अच्छा नहीं, मुझे अब ज़रा संजीदा हो जाना चाहिए इस साइड पे? एक चीज़ सिर्फ मैं बताता यहाँ पे चलूँ कि जो पेरेंट्स थे उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि वो कह लें कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि कैरियर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की तरफ से आज भी कोई प्रेशर नहीं है, ना उस वक्त कोई प्रेशर था। अगर शायद मैं उस वक्त आर्ट लेता तो शायद वो उसे अलाउ करते। राइट, ओके। तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि 2013 थर्ड ईयर में मैंने अपने आर्ट को स्टार्ट किया। इनिशियली मुझे आर्ट के बारे में इतना खास नहीं पता था। मैंने इंटरनेशनल ग्रुप्स ज्वाइन किए, वहाँ पे मैंने क्रिटिसिज्म भी लोगों के लिए समझा, उसे पॉजिटिवली लिया, उसे इम्प्रूव किया, और करते करते मैंने जो है वो फिर जाकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी वो फील्ड जो है डॉक्टर फिजिकल थेरेपी उसे भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसके 4 साल ऑलरेडी गुजर चुके थे और मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने वो फील्ड को ख़त्म किया और इसी के साथ मैंने अपनी आर्ट प्रैक्टिस को भी जारी रखा। तो आपने अपना आर्ट जो है वो किस मीडियम से शुरू किया था? मैंने बेसिकली जो है वो पेंसिल मीडियम से शुरू किया था। राइट। तो आपकी, मैं प्रोफाइल पढ़ रही थी, इसमें ये भी लिखा हुआ है यू आर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जी। तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियली मुझे इसके बेसिक्स और चीज़ें नहीं पता थी। तो जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट के ग्रुप्स ज्वाइन किए तो वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी कि क्विक आर्ट जो हम यहाँ किया करते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ 200 यानी कि 200 आवर्स भी लगाए जाते हैं वन पेंटिंग में। ओह वाओ। फिर उसका जो डिटेलिंग जो होती है वो एक डिफरेंट लेवल की होती है। तो मैं फिर उस चीज़ की तरफ गया और मुझे भी उसी तरीके का ही काम पसंद है जिसमें सुकून से काम हो लेकिन बेहतरीन काम हो। राइट जी। तो आगे फिर फर्दर क्या इसमें आपने इनोवेशंस की, क्या आपकी ये जर्नी रही? और आपके, मैं यही देख रही थी कि माशाल्लाह फिर आपको सिलेक्शन ऑफ माय वर्क इन फैबर कासल इंटरनेशनल आर्ट कंपटीशन, तो ये सब कुछ फिर कैसे साथ के साथ होना शुरू हुआ? बेसिकली जो है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जो है मैं अपने आर्ट को आगे बढ़ाता रहा और उसकी प्रैक्टिस में आता रहा, और तो डेफिनेटली जो सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। लोग स्पेशली जब वो आपका आर्ट शेयर करने लगते हैं तो डेफिनेटली वो और लोगों तक पहुंचता है। और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अलग अलग ईयर के अंदर जो भी कॉम्पिटिशन्स आया करते थे मैं उसमें पार्ट ज़रूर लिया करता था। और जो है वो उसी में जो है वो ये जो फैबर कैस्टल का आपने जिक्र किया, इस कंपटीशन को भी मैंने विन किया। फिर इसके अलावा एक और कंपटीशन था ए डेटा, ये भी एक वर्ल्ड वाइड फेमस जो है वो कंपनी, उन्होंने एक आर्ट कॉन्टेस्ट रखा था, उसको मैंने विन किया। फिर जो है वो जब आपका आर्ट अच्छा लोगों को समझ आने लगता है तो डेफिनेटली वो फिर आपको कहते हैं कि अब हमें सिखाएं, इसकी टीचिंग दें। तो ये बताएं कि किसी ने आपको, आप खुद एज एन आर्टिस्ट किसी के काम से इंस्पायर्ड हैं?
काम से इंस्पायर आपने हमेशा या अपने एक माइंड को सोचा या कहीं ना कहीं कोई आर्टिस्ट आपकी इंस्पिरेशन में भी शामिल रहा? ये जो है मेरे हिसाब से मेरे लिए जो सबसे बड़े आर्टिस्ट है ना वो है खुदा। मैं जो है वो जो उनकी तख्लीक है उनसे इंस्पायर होता रहा हूँ और आगे भी शायद होता रहूँगा इंशाल्लाह। तो उसी से इंस्पायर जो है वो होता आया हूँ और नेचर जो है वो मेरा हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। और जब मुझे इस चीज़ का मौका मिला कि मैं नेचर को अपने पोर्ट्रेट के आर्ट फॉर्म में किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकूँ तो मुझे जो है वो फ़ौरन से जो है वो ख्याल आया कि क्यों ना हम एक बहुत ही एक अच्छा मैसेज भी प्रोवाइड करें लोगों के लिए जी, और एक आर्ट की नई फॉर्म भी प्रोवाइड करें जो कि एक लीव आर्ट है। उसके बारे में मैं जानबूझ के बात नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे अभी एक सॉन्ग ब्रेक पे जाना है और मैं चाह रही हूँ कि आपका जो लीफ आर्ट है वो हम आखिरी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके उसके हवाले से बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे डिफरेंट और क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। यहाँ पर क्विकली आप से मैं जानना चाहूँगी कि आपने, जो मुझे आपकी बात भी अच्छी लगी कि आपने सिर्फ अपने आप को एक आर्टिस्ट नहीं बनाया बल्कि माशाल्लाह फिर आपने ये फैलाने की भी कोशिश की, सिखाने की भी कोशिश की। तो ज़रा अपनी ट्रेनिंग्स और उस हवाले से बताएंगे आप? मैं जो है वो यूजुअली जब फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने कहा था तो मेरा सवाल यही था कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, लाइक मेरे पास कोई बेसिक से ऐसी ट्रेनिंग नहीं है तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा जी। बट मुझे फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि आर्ट स्कूल्स में बेसिकली क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि सिखाया तो वहाँ भी इस तरह नहीं जाता जिस तरह मैं सोच रहा था। राइट। वहाँ भी जो है वो उनके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी बेसिस पे वो सिखा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप सिखाएं और डेफिनेटली फिर मैंने अपना एक कोर्स डिज़ाइन किया। ओह ग्रेट। और फिर जो है मैंने उसे सिखाना शुरू किया। तो आप क्या मतलब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे किस तरह किन को आप सिखाते हैं? मैं बेसिकली ऑडियंस जो होती है ना मेरी वो बहुत ही मिक्स ऑडियंस होती है। लाइक ऑडियंस अब तक अगर मैंने सिखाया है तो यूजुअली वो मिक्स ऑडियंस यानी कि उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं जी और उसमें 40+ एज के लोग भी होते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो क्या आपको कुछ लगता है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में आर्ट का फ्यूचर ब्राइट है? क्योंकि आप माशाल्लाह जैसे आपने कहा ना आप हर एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम फेसबुक लाइव भी हैं साथ के साथ जी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इसका जो फ्यूचर है शायद फ्यूचर तो ब्राइट है लेकिन प्रेजेंट में कुछ हर्डल्स हैं और काफ़ी सारी हर्डल्स हैं। राइट। उसकी एक वजह ये है कि आर्ट को ज़्यादातर हम आम लोग उसे शायद समझ नहीं पाए अब तक कि आर्ट क्यों ज़रूरी है, आर्ट की बेसिक फॉर्म से हमें बेसिकली क्या फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि हमें शायद लगता है कि आर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बस किसी की तस्वीर बना ली शायद यही आर्ट है, हमें शायद ऐसा ही लगता है। हाँ, थोड़े बहुत सारे रंग एक जगह पे फेंक दो और बोल दो जी ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जबकि मैं यहाँ पर एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया में हर चीज़ एक आर्ट है, हर चीज़ एक आर्ट है। ऑल राइट जी, वी आर बैक और अभी हम ड्यूरिंग द सॉन्ग ब्रेक बातें कर रहे थे। जो लोग हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनसे भी हमने कोशिश की कि बात करें और वो यही बता रहे थे कि आर्ट क्या होता है। सो जी कमिंग बैक टू यू, बिकॉज हमारे पास लास्ट एक 10-15 मिनट हैं जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आपने लीफ आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है और ये लीफ आर्ट क्या है और आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया और फिर यही आप आगे कैसे लेके गए? बेसिकली जो है वो पाकिस्तान में शायद एक आर्टिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैंने सिर्फ उनका काम देखा था। बेसिकली 2 आर्टिस्ट हैं जो कि चेहरे पे फेदर जो होते हैं वो बनाते हैं और फेदर जो है वो पत्तों से शायद थोड़े से सिमिलर दिखते हैं। उन्हें देखकर मुझे जो मेरा नेचर का इंटरेस्ट है वो फौरन से क्लिक होता है और मुझे ख्याल आता है कि हम कैसे इम्पोर्टेंस दिखाएं इंसानों के लिए इन नेचर की। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक मेडिकल से भी है, तो मैंने फौरन से जो है सोचा कि इंसान के लिए सबसे बेसिक चीज़ है ऑक्सीजन, जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता और ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है। तो मैंने सोचा कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी सप्लाई क्या है? ग्रीनरी, नेचर। तो ऑक्सीजन को बेसिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है उन पत्तों से कि अगर हम उन पत्तों को काट रहे हैं यानी कि नेचर को काट रहे हैं तो हम अपने आप को काट रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं मैसेज देना चाहता था कि ये एक बहुत ही बेसिक सा
समझ लें कि बेसिक सी इम्पोर्टेंस बताइए। इसके अलावा तो नेचर की इम्पोर्टेंस कहीं सारी है, कहीं सारी। यानी कि ये एक बेसिक सी इम्पोर्टेंस जो कि इंसान जब अपने बारे में सोचता है तो डेफिनेटली फिर वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है फौरन से कि नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। इसीलिए मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर इसकी इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है अपने लीफ आर्ट। तो इस लीफ आर्ट के अंदर बेसिकली कि आप पत्ते यूज़ करते हैं? नहीं, बेसिकली जो है ना, इसमें मैं करता ये हूँ कि हम जो पोर्ट्रेट ड्राइंग करते हैं, पोर्ट्रेट के बाद जो हमारे फीचर्स होते हैं, फीचर्स के ऊपर उससे पत्तों से बनाया जाता है, यानी कि पत्ते बनाए जाते हैं। यानी कि इस तरह बनाया जाता है कि सामने इस तरह लगता है जैसे जो बंदा है वो पूरा पत्तों से बना हुआ है, नेचर से बना है। और आप जब ये काम करने बैठते हैं, बिकॉज पत्ता भी अगर आपने बनाना है तो फिर एक आर्टिस्ट है ना, वो खाली 2 लाइनें नहीं मारता है, वो फिर पत्ते को पत्ता दिखाता भी है। बिल्कुल। तो जब आप कोई एक आर्ट पीस पे काम करना शुरू करते हैं, कितना टाइम लग जाता है आपको? इस पे डिपेंड करता है कि मैं पत्ते की कौन सी फॉर्म बना रहा हूँ। एक होता है नॉर्मल और एक होता है मैपल लीफ जी, जिसे मैं यूज़ करना पसंद करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वो अंदाज़ा हो रहा है मुझे। जी। तो उसे बनाता हूँ जब मैं, तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है, लेकिन वंस आप जब उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसका फॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो डेफिनेटली थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो जाती है और आपके तो आई एम डूइंग वेल। तो जब आपने ये लीफ आर्ट शुरू किया तो आपका तो सोसाइटी में या लोगों का या एक आर्ट कम्युनिटी में फौरी तौर पे क्या रिएक्शन आया? फौरी आपको अप्रिसिएशन मिली या कहीं क्रिटिसिज्म मिली? सो हाउ डिड पीपल टेक इट? क्या रिस्पांस कैसे दिया लोगों ने? आर्ट कम्युनिटी में तो डेफिनेटली लोगों को ये शायद थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ कि फेदर आर्ट है कि लीव आर्ट है, फ़र्क क्या है, समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि इसका कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है और देखने में तो शायद वो पत्ते और वो एक ही लगते हैं। इसी वजह से मैंने ख़ास तौर से अपने लीफ की जो फॉर्म है उसको चेंज किया है मैपल लीफ में, ताकि वो उससे अलग लगे। राइट। ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो इसकी कॉपी लग रही। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत चीज़ होती है, इंस्पिरेशन नहीं समझते, वो कहते हैं कॉपी कर ली। हाँ, कॉपी कैट्स हैं सारे। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो है, इसलिए मैंने इस चीज़ को चेंज किया। लेकिन मैं आर्ट कम्युनिटी से ज़्यादा जो है वो कहूँगा कि लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद आई और लोग अब बाकायदा ऑन ऑर्डर कहते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट इस लीव आर्ट में आप तैयार करें। तो अभी तक आपने लीफ आर्ट में, अगर मैं आपसे पूछूं, कौन कौन से ऐसी शख्सियात हैं जिनकी आपने पोर्ट्रेट्स बनाई? और आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है उन सब में? ओके, मेरी फेवरेट है अब्दुल सत्तार दीदी। Okay. जिनकी मैंने स्पेशली शायद मैं कहूँगा कि शायद मैंने उनकी 3 दफ़ा पोर्ट्रेट बना चुका हूँ मैं। एक मैं पेंसिल से, एक हैंडमेड लीव आर्ट से और एक डिजिटल लीव आर्ट से भी मैं बना चुका हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। तो वो मेरी हमेशा एक बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटी रही है। इसके अलावा मैंने जो है वो पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज़ है उसमें बाबर आजम जो हमारे क्रिकेटर हैं, इसके अलावा तलहा तालिब जिन्होंने रिसेंटली ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छा काम किया था। इसके अलावा अरशद नदीम जिन्होंने एक अच्छा काम किया था स्पोर्ट्स में। प्लस जो है वो इसके अलावा भी कुछ और हैं जो कि मुझे बनाने हैं, बट लेट्स सी वो भी वक्त के साथ साथ जो है वो बनेंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपके इस आर्ट फॉर्म को एक्सेप्टेंस फौरन मिल गई या उसमें भी आपको एक टाइम लगा? चलो, एक तो हम है ना, हमारे यहाँ पे हमें अवेयरनेस कम है आर्ट क्या होता है, तो यहाँ क्रिटिसिज्म भी फिर लोग उसी मुताबिक करते हैं। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या आपको रिस्पांस मिला और क्या आपको बहुत जल्दी आपके उस आर्ट को एक्सेप्टेंस मिली? इंटरनेशनली अगर मैं कहूँ तो शायद स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ही ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी, जिनको शायद अब तक इस आर्ट फॉर्म का पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ ये आर्ट गया है लोगों ने उसको अप्रिशिएट ही किया है। बट मैं चाहूँगा कि ये मज़ीद आगे फैले और जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी फैले और इस आर्ट की फॉर्म भी लोग इसे फैलाएं, और वो लोग ही कर सकते हैं। वो जो लोग देखते हैं उसे शेयर करते हैं तो डेफिनेटली उसे और लोग देखते हैं और मज़ीद वो आगे जो है वो वायरल हो जाती है चीज़। तो आप इस आर्ट फॉर्म को मज़ीद, आपके क्या गोल्स हैं, इसको आप कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं? मैं बेसिकली जो है वो चाहता हूँ कि ये हर आम इंसान तक पहुँचे, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ में जो शायद नेचर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे।
स्पेशली अगर मैं कहूँ तो हमारी कम्युनिटी में सबसे पहले हमारे इस शहर में बिल्कुल ग्रीनरी जो है वो बहुत कम है होती ही जा नहीं। रही। तो बेसिकली तो अगर मैं कहूँ तो ये तो हमारी सोसाइटी में सबसे पहले जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती। राइट बाहर तो शायद फिर भी ग्रीनरी की इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती, हमारे यहाँ नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मतलब जैसे कि आप ट्रेनिंग्स, तो आप क्या स्टूडेंट्स को ये आर्ट लीफ फॉर्म भी सिखा रहे हैं या अभी आप इस पे खुद मजीद काम कर रहे हैं? इसमें मैं मज़ीद खुद काम कर रहा हूँ और वंस मुझे लगेगा कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ तो डेफिनेटली फिर मैं जो है वो स्टूडेंट्स को भी ये सिखाना स्टार्ट करूँगा। तो आप यू आर हैप्पी, आपने वो थेरेपिस्ट को छोड़ के आप आर्ट में आए, डू यू फील हैप्पी अबाउट इट? नहीं। और क्या आपकी वो जो बाकी की आप एज अ टीचर और वो सारी चीज़ों ने भी कंट्रीब्यूट किया आपके इस हेल्प किया इसमें? बेसिकली जो है वो यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने फिज़िकल थेरेपी के बाद उसकी 3-4 साल प्रैक्टिस की और स्टिल मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके और जो है वो स्टिल में उसका एक वेंचर भी है जिसमें मैं प्रिवेंटिव हेल्थ से रिलेटेड कॉर्पोरेट सेक्टर में इसकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ बेसिकली। तो टुवर्ड्स द एंड सुनने वालों को अगर आपका आर्ट देखना हो तो अगर आपका कोई इंस्टा पेज या कोई आपका फेसबुक का हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। सारे सोशल मीडिया पर एक ही नाम से है, दैट इज़ मुबारक्स आर्ट, और इसी पे आप जो है वो मेरा सारा काम जो है देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन एवरी। और टुवर्ड्स दी एंड जो लोग आपको इस वक्त फेसबुक लाइव भी हैं और रेडियो के थ्रू भी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे टुवर्ड्स दी एंड? इसमें मैं 2 पैगाम देना चाहूँगा, एक पैगाम है और एक शेर है। बिल्कुल। पैगाम ये है कि हमारी जो आवाम है, हमारी यूथ है जी, इनके पास बहुत पावर है किसी को भी स्टार बनाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी इस पावर को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और ऐसे लोगों को आप वाकई में पाकिस्तान के ऐसे टैलेंटेड लोगों को आप फैलाएं जो वाकई में डिज़र्व करते हैं जी, ताकि वो टैलेंट बाहर ना चला जाए, हमारे इस कंट्री से बाहर ना चला जाए और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से टैलेंट ही खत्म हो जाए और बाहर वाले जो है वो फिर हम यहाँ कह रहे होते हैं कि दिस इज द पाकिस्तानी बॉर्न आर्टिस्ट, तो वो फिर मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता। तो वो गया तो बाहर ही है ना, नाम तो उसका बाहर ही जाकर रोशन हुआ। और एक शेर सिर्फ है जो भी हमारे जो है वो लिसनर्स है उनके लिए कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। वाह वाह, क्या बात है। जब तक आप निकलेंगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे, तब तक आपको फिर घर में बैठ के यही करते रहे, सोचते रहे इमेजिनेशंस में। डॉक्टर मुबारक मोहम्मद, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया और आपको एक तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आई विश हम आपसे मज़ीद बातचीत भी कर सकते, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बेस्ट विशेस भी कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर मुबारक मोहम्मद अली का नाम एज एन आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पूरी दुनिया में रोशन हो, एंड वी शैल बी लाइक more proud of you. Thank you so much for being on the show.